हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस कहानी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को किसी से भागते हुए देखते हैं। वो भागते भागते एक गली में जाता है जहाँ पर एक लड़की उसके सामने आ जाती है और उसके ऊपर गोली चलाकर उसे वहीं पर निपटा देती है, जिसके साथ ही ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर, जिसका नाम सैगी होता है, वो कुछ गुंडों से फाइट कर रहा था और वो एक आदमी को धोबी पछाड़ दे देता है, जो देखकर एक दूसरा आदमी पैंट गीली करके वहाँ से भाग निकलता है। इसके बाद सेगी वहाँ पर बैठे एक इंजर्ड आदमी के पास जाता है, जो सेगी को उसे बचाने के लिए थैंक्स कहता है। आगे वो इंजर्ड आदमी अपने बैग में से एक स्टोन निकालता है जिसमें एक टैटू बना हुआ था। वो निकालने के बाद सेगी से कहता है कि ये तुम्हें इस दुनिया की सच्चाई तक लेकर जाएगा, और इतना कहकर वो बुड़बक उस स्टोन को सेगी के हाथ में पकड़ा देता है, जिसके थोड़ी देर बाद वो स्टोन पिघल जाता है और वो टैटू सेगी के हाथ में आ जाता है। ये देखकर सेगी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ए देवा रे देवा, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। लेकिन वो आदमी वो तो बिना कुछ बोले ही वहाँ से निकल लेता है। इसके बाद अगले दिन सेगी जब स्कूल जाने के लिए भाग रहा था तो अचानक से ना उसके सामने एक लड़की आ जाती है, जिससे वो टकराने ही वाला था, मगर तभी वो लड़की सेगी के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से सेगी गोल गाल घूम घाम कर नीचे गिर जाता है। आगे वो लड़की जब उसकी उस हरकत के लिए माफी मांगकर जब उसका हाथ पकड़ती है तो अचानक से उसे एक झटका लगता है, जो देखकर उस लड़की के होश उड़ जाते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सेगी स्कूल के अंदर अपने एक दोस्त से कहता है कि मैंने कल जब एक आदमी को कुछ गुंडों से बचाया था तो उसने मुझे ये टैटू दिया था, जिस पर उसका दोस्त कहता है कि हाँ, तुम तो हमेशा ही लोगों को बचाते ही फिरते हो। तो सेगी कहता है, ओ बुड़बक, काहे नहीं बचाएंगे, आखिर हमारे ग्रैंडपा ने मुझे मार्शल आर्ट सिखाया है तो जरूर बचाएंगे। आगे उनका एक और दोस्त कहता है कि अभी ऑनलाइन एक अफवाह फैल रही है कि दोस्तों अमेरिका एक बहुत बड़ा सीक्रेट वेपन बना रहा है जिसे सीलिंग कॉम्बैट डिवाइस के नाम से बुलाते हैं, और तुम्हारा ये टैटू भी उसी सीक्रेट वेपन की तरह दिखता है। तभी सेगी की दोस्त ताओ को बीच में आकर उसे अपने साथ मार्केट जाने के लिए बोलती है। सेगी कहता है कि यार मुझे नहीं चलना यार मार्केट, तो ताओ को उस पर चिल्ला देती है जैसे कि उसकी बीवी हो। क्या कहा तुमने, क्या कहा तुमने? जिस पर फिर सेगी चाह कर भी मना नहीं कर पाता है। जो भी लड़के अभी डॉन बने फिर रहे हैं ना, एक बार शादी होने दो, भीगी बिल्ली। आगे जब वो दोनों शॉपिंग करने जाते हैं तो सेगी बाहर आकर अपने ग्रैंडपा को कॉल कर रहा होता है, मगर तभी वही अनजान लड़की उसके सामने आ जाती है और उसका फोन छीनकर भागने लगती है। सेगी देखता है कि अरे ये तो वही लड़की है, और उसका पीछा करते करते खंडहर बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाता है। वहाँ पर वो लड़की उससे पूछती है कि मेरा तुमसे एक सवाल है, जरा मुझे बताना तो तुम्हें ये टैटू कहाँ से मिला। और इससे पहले कि बेचारा सेगी कोई जवाब देता, वो लड़की उस पर धड़ल्ले से अटैक करना शुरू कर देती है। पर सेगी हमारा मार्शल आर्ट वाला, वो भी उससे बचकर पीछे हट जाता है। फिर वो लड़की कहती है कि ये अमेरिका का एक सीक्रेट वेपन है, इसीलिए तुम्हें मुझे ये वापस देना होगा। इतना कहकर वो उस पर दोबारा से अटैक करने लगती है। अरे भाई, सेगी को बोलने का मौका तो दे। बेचारा सेगी काफी मुश्किल से उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा था। फिर आगे सेगी अपनी मार्शल आर्ट की स्किल दिखाकर उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे पटकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की बहुत खतरनाक थी। वो उसके ऊपर अटैक करके उसे दूर फेंक देती है और फिर उस पर लगातार धड़ाधड़ अटैक करके उसके गले के पास नाइफ रख देती है। मतलब बेचारे सेगी को कूट डाला था भयंकर तरीके से। लेकिन तभी वो लड़की फिर अचानक से क्यूट बनकर उसे सॉरी बोलते हुए कहती है, अरे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। ए भगवान, इन लड़कियों को कभी कोई नहीं समझ सकता रे, भगवान भी नहीं समझ सकते। और फिर आगे वो लड़की कहती है कि तुमने तो टैटू की पावर इस्तेमाल किए बिना ही मेरे ज्यादातर अटैक को ब्लॉक कर दिया। यकीन नहीं होता कि तुम मिडिल स्कूल में हो यार। इसके बाद सेगी पूरे फ्रस्ट्रेशन में कहता है, ए बेंडी लड़की, मुझे ये टैटू के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जिस पर वो लड़की कहती है, हाँ मुझे लगा ही था, ये तुम जैसे बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। ये सुनकर सेगी कहता है, अच्छा तो मैं अभी एक बच्चा हूँ और तुम तो बड़ी भेंडी हो गई हो, तुम भी तो एक बच्ची हो। जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं सिर्फ एक बच्ची की तरह दिखती हूँ। इसके बाद वो लड़की अपने हाथ से ग्लव्स निकालकर उसका टैटू दिखाती है और कहती है कि इसे एक्टिवेट करने के लिए एक ट्रिगर की जरूरत होती है। ये एक साइंटिफिक वेपन है जो इंसान की छुपी हुई पावर को बाहर निकालती है, और मेरा ट्रिगर ये चोक है। और तभी वो अपने हाथ में एक चोक को पकड़कर तोड़ देती है और अपने हाथ में एक हाईली कंप्रेस्ड एयर बनाकर ऊपर फेंक देती है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है।
यहाँ पर सीन फिर से शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम सेगी और उसके ग्रैंडपा को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ उसके ग्रैंडपा कह रहे होते हैं कि अगर तुम्हें सरवाइव करना है तो तुम्हें स्ट्रोंग बनना पड़ेगा। आगे वो अपने डैड की पुरानी बातें याद करने लगता है। जब सेगी छोटा था और रो रहा था तब उसके डैड कहते हैं कि जब तुम दुखी हो तब अपने आगे के बारे में सोचो, फ्यूचर के बारे में, और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर पाने की कोशिश करो। अब अपने डैड की ये बात याद करके सेगी को मोटिवेशन आता है और फिर सेगी भी चौक को तोड़कर अपने ट्रिगर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई असर ही नहीं हो रहा था। और हम देखते हैं कि कुछ दिनों तक वो लड़की हमेशा सेगी का पीछा कर रही थी। आगे हम देखते हैं कि वो लड़की दूर से सेगी को देख ही रही थी कि तभी एक आदमी जिसका नाम टॉम है वो उस लड़की से कहता है कि लेफ्टिनेंट, आपने उस लड़के को बहुत सारे सीक्रेट्स बता दिए हैं। इसे सुनकर वो लड़की कहती है, अरे पब्लिक में मुझे लेफ्टिनेंट मत बुलाओ। और तभी हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम ब्लूइजी है। इसके बाद एक दिन सेगी ब्लूइजी के पास जाकर पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं इस टैटू को किस तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। जिस पर वो लड़की कहती है कि सबका ट्रिगर अलग अलग होता है, मेरा ट्रिगर चोक है लेकिन तुम्हारा ट्रिगर भी चोक होगा ये जरूरी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से एक आदमी उनकी तरफ अटैक करने के लिए भागते हुए आता है, जिसे सेगी अपनी मार्शल आर्ट दिखाते हुए उसे पकड़कर नीचे पटक देता है। लेकिन ये आदमी ना दोबारा से खड़ा हो जाता है और सेगी पर अटैक करके उसको दूर फेंक देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस आदमी के पास भी एक टैटू होता है। अरे बाबा जबीज, और ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता है, लेकिन सेगी उससे कुछ डरता वरता नहीं है, वो फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। अब ये सब देखकर ब्लूइजी उसकी मदद करने की बजाय कहती है कि हमें उसे फाइट करने देना चाहिए। हम देखते हैं कि सेगी उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है और मौका देखकर उसे एक बहुत जोर से पंच भी मार देता है, लेकिन इससे उस पर कुछ ज्यादा असर होता नहीं है और वो सेगी को पकड़कर काफी बुरी तरीके से पीटने लगता है। और जैसे ही वो आदमी उस पर आखिरी बार अटैक करने वाला होता है कि तभी सेगी उसकी तरफ आगे हाथ करता है और मन ही मन अपने डैड की बात को सोचते हुए कहता है कि मुझे और स्ट्रोंग बनना पड़ेगा। तभी सेगी का टैटू एक्टिवेट हो जाता है और उसके हाथ में से एक पावरफुल अटैक निकलता है, जिससे वो आदमी जो बहुत कूट रहा था ना इसको, वो बुरी तरीके से घायल होकर दूर जाके गिरता है। वहीं ये सब देखकर वो लड़की कहती है, ब्लूइजी ये तो वॉइड मेकर है, मैंने सोचा नहीं था कि हमें ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। आगे जब सेगी अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो लड़की और उसका असिस्टेंट टॉम उसके रूम में है। तभी ब्लूइजी और टॉम सेगी से कहते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम हमें ज्वाइन करो, हम यूएस आर्मी से हैं और हमारा मिशन सभी गलत हाथ में लगे हुए टैटू को वापस लेकर आना है। और देखो, अगर तुम हमें मना करोगे तो तुम्हारी बॉडी से टैटू निकालने के लिए हमें तुम्हारा हाथ काटना होगा, और अगर तुम टैटू अपने पास में भी रखते हो लेकिन उसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते या एक भी गलती कर देते हो तो इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। हाँ, लेकिन एक तीसरा रास्ता भी है, अगर तुम हमारा साथ दोगे तो ऐसा नहीं होगा। यह सुनकर सेगी गुस्सा हो जाता है और ब्लूइजी का कॉलर पकड़कर कहता है कि यह सब तुम्हारी गलती की वजह से हो रहा है, लेकिन माफी मांगने की बजाय तुम मुझे धमकी दे रही हो। जिस पर ब्लूइजी सेगी का हाथ मरोड़कर उसे नीचे गिरा देती है और कहती है कि ज्यादा अब मेरा मुंह मत खुलवाओ, ये पावर पाने की इच्छा तुम्हारी थी और बिना कुछ खोए कुछ मिलता नहीं है, तुम मुझे ही देख लो, इसी वजह से मैं आज एक छोटी बच्ची की बॉडी में फंस कर रह गई हूँ। तुम्हारे पास कल तक का टाइम है, सोचकर कल तक जवाब दे देना। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि ब्लूइजी सेगी की क्लास को एक ट्रांसफर स्टूडेंट बनकर ज्वाइन कर लेती है। सेगी मन में कहता है, साली मेरी क्लास में भी आ गई। और फिर आगे हम देखते हैं कि वो सेगी के पास जाकर उस पर अपनी बाहें डालकर उसके पॉकेट में ना एक पेपर डाल देती है। फिर आगे हम देखते हैं कि स्कूल की छत पर ब्लूइजी सेगी से उसका जवाब पूछती है और वहाँ सेगी को पता चलता है कि ये टैटूज एंशिएंट समय से हैं और मॉडर्न ह्यूमंस उसे बना नहीं सकते हैं। अब ये सारी बातें सुनकर सेगी थोड़ा सोचता है और उनसे पूछता है कि पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो, तुम दोनों आर्मी में किस लिए हो? जिस पर वो लड़की जवाब देती है कि हम वॉर होने से रोक रहे हैं, क्योंकि अगर किंगडम के हाथ में ये टैटूज लग गए तो इससे चारों तरफ तबाही फैल जाएगी। ये सुनने के बाद सेगी को लगता है कि चलो अच्छा ही काम कर रहे हैं और वो मान जाता है, लेकिन फिर वो ये भी कहता है कि याद रखना कि अगर मुझे पता चला कि तुम दोनों कुछ गलत कर रहे हो फिर तो तुम्हारी ऐसी की तैसी। इसके बाद जाते जाते ब्लूइजी सेगी से कहती है कि अच्छा सुनो, कल तुम जब फाइट कर रहे थे तो मुझे तुम्हारे ट्रिगर के बारे में पता चल गया है, तुम्हारा ट्रिगर ब्लड है, इसीलिए संभल कर रहना।
आगे जब लुइजी और टॉम वापस लौट रहे थे तब टॉम पूछता है कि क्या हमें ये बात रिपोर्ट में बतानी चाहिए, जिस पर लुइजी मना कर देती है और कहती है कि अगर हमने ये बता दिया तो उस पर फिर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। फिर अगले दिन सेगी लुइजी से मिलने के लिए निकलता है, जहां वो पहले अपनी दोस्त तोका के घर के बाहर चेक करता है ताकि उसको इन सब के बारे में ना पता चल जाए। लेकिन तोका ना बहुत होशियार छोरी होती है, वो अपने रूम में से देख लेती है और फिर उसका पीछा करने का डिसाइड करती है। आगे जब सेगी उसे दिए हुए एड्रेस पर पहुंचता है तो टॉम डोर खोलकर उसे अंदर बुलाता है और वहीं तोका भी उसे पीछे से देख रही होती है। फिर जब तोका वापस वहाँ से जाने वाली होती है कि एक अजीब सी लड़की उसे पकड़ लेती है और उसके माथे पर हाथ रखती है और ये सीन यहीं पर ढन कट होता है। तो वहीं इस तरफ सेगी पूरे घर में घूम घाम रहा था और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि इस घर में यूएस आर्मी के मेंबर्स रहते हैं, लेकिन फिर भी यह तो एकदम नॉर्मल घर जैसा है। और तभी ना उसे लुइजी का कॉल आता है जो उससे कहती है कि तुम बस थोड़ी देर मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में घर आ जाऊंगी। इसके बाद टॉम सेगी से कहता है कि तुम तब तक जाकर बेसमेंट में जाकर कार्ड बॉक्स लेकर आ जाओ और सेगी वही लाने के लिए बेसमेंट में चला जाता है। और तभी टॉम को एक कॉल आता है और उससे उसको पता चलता है कि किंगडम की एक लीडर जिसका नाम आर्यभट्टा है, उसने रॉयल कपल को मारकर थ्रोन छीन लिया है। और जब टॉम ये बात लुइजी को बताने के लिए कॉल करने वाला होता है कि तभी उनका डोरबेल बजता है और जब टॉम डोर खोलता है तो अचानक से उसके ऊपर अटैक हो जाता है। इसके बाद जब सेगी कार्डबोर्ड लेकर बेसमेंट से बाहर निकलता है तो देखता है कि टॉम पर अटैक करने वाली और कोई नहीं बल्कि तोका होती है और ये सीन यहीं पर कट होता है। अगले सीन में हम दूसरी तरफ लुइजी को देखते हैं जो कि स्कूल के अंदर होती है। तभी पीछे से एक आदमी उस पर भी अचानक से अटैक कर देता है, लेकिन लुइजी हमारी खतरनाक छोरी है, वो उससे बच जाती है। जिसके बाद वो आदमी कहता है कि अभी किंगडम की न्यू रूलर आर्यभट्टा है और मैं उनके पर्सनल टैटू फोर्स बहरमन का मेंबर हूँ। बस इतना कहते ही वो लुइजी पर लगातार अटैक करने लगता है, लेकिन लुइजी भी कुछ कम नहीं होती है, वो उसके अटैक से किसी तरह बचती जा रही थी। तो वहीं इस तरफ तोका कह रही होती है कि मुझे वॉइड मेकर टैटू वाले को मारकर उसे प्रिंसेस के पास वापस लेकर जाना होगा। जो सुनकर सेगी कहता है ये कैसी कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है और उसको ना अब अगले एपिसोड में समझ में आएगा, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म होता है। फिर आगे हम ताओका को देखते हैं जो कि एक अनजान जगह पर होती है। तभी प्रिंसेस आर्यभट्टा एक लड़की से टकरा जाती है। वो लड़की आर्यभट्टा के हाथ में पकड़े खाने को देख रही थी, जिस पर आर्यभट्टा कहती है कि अगर तुम मेरे जूतों को अपनी जीभ से साफ करती हो तो मैं ये तुम्हें दे दूंगी। जिस पर वो लड़की उस पर अटैक कर देती है, लेकिन आर्यभट्टा उसके अटैक को रोककर उसे किस करने लगती है और कहती है कि तुम्हारे जैसे लोग अपना मकसद पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और इसीलिए मुझे तुम जैसों की जरूरत है। और यहाँ पर हमें उस लड़की का नाम भी पता चलता है जो कि लिली होता है। तो वहीं इस तरफ टॉम सेगी को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है और उसको बताता है कि ये लड़की तुम्हें किंगडम से मारने के लिए आई है, जिस पर सेगी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये तो मेरी दोस्त ताओका है। लेकिन उस बेचारे को पता नहीं होता है कि उसकी बॉडी में लिली होती है। और तभी ताओका के मुंह से आवाज आती है कि मैं तो सिर्फ इस बॉडी का इस्तेमाल कर रही हूँ, और इतना कहते से वो उस पर अटैक करने लगती है। तो वहीं अगले सीन में हम दूसरी तरफ लुइजी को देखते हैं जो कि स्कूल के अंदर लरकर नाम के आदमी से फाइट कर रही होती है। वो उसके सभी अटैक्स से बचकर कहती है कि तुमने ना दो सबसे बड़ी गलती कर दी है। पहली गलती तो ये कि मेरे टैटू को एक्टिव होने से पहले मुझे मारा नहीं, और दूसरी गलती है कि तुमने मेरे नए यूनिफॉर्म की धज्जियां उड़ा दी। और तभी लुइजी उसके ऊपर एक पत्थर फेंकती है जो उसके पास जाकर एक काफी बड़ा ब्लास्ट करता है, और बस इसी का फायदा उठाकर लुइजी वहाँ से भाग निकलती है। तो वहीं इस तरफ हम देखते हैं कि लिली सेगी पर लगातार अटैक किए जा रही थी, जिसे बेचारा सेगी बड़ी मुश्किल से ब्लॉक कर रहा था। और फिर आगे सेगी अपने टैटू की पावर का इस्तेमाल करके उसे हराने की कोशिश करता है, मगर वो अपनी ताकत को कंट्रोल कर ही नहीं पाता है और इस वजह से लिली उसे मारने वाली होती है। लेकिन तभी ताओका अपनी बॉडी के अंदर लिली को रोक लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, सेगी मेरा हीरो है और मेरा प्रिंस भी, इसीलिए तुम मेरी बॉडी से बाहर निकल जाओ। और इससे होता क्या है कि लिली ताओका की बॉडी से कंट्रोल खो देती है, और तभी के तभी टॉम
सेगी को उसे पकड़ने के लिए कहता है, जो सुनते ही सेगी ताओका के सर पर जोर से अटैक करता है, जिससे कि वो नीचे गिर जाती है। और बस इसी मौके का फायदा उठाकर टॉम उसकी बॉडी से लिली को बाहर निकालकर फेंक देता है। इसके बाद लिली टॉम के ऊपर अटैक करके उसे मारने वाली थी कि सेगी उसे पीछे खींचकर अपना हाथ आगे करता है और गुस्से से कहता है कि ताओका को इसमें घसीटने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। बस इतना कहते से वो उसके ऊपर अपने वॉइड मेकर से अटैक कर देता है, जिससे उस घर का आधा हिस्सा गायब हो जाता है। लेकिन लिली वहाँ से बचकर निकल जाती है और तभी वो दूसरा आदमी जो ब्लूइजी से फाइट कर रहा था, वो लिली को कॉल करके उसे वहाँ से वापस जाने के लिए कहता है और बस इतना सुनते से वो वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद सेगी ताओका से माफी मांगते हुए कहता है कि तुम खामखा मेरी वजह से इसमें फंस गई हो, जिस पर ताओका कहती है कि तुम मेरे लिए फाइट कर रहे थे, इसलिए सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सेगी और ब्लूइजी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जहां ब्लूइजी उससे कह रही थी कि तुम्हें काफी जल्दी ड्राइव स्टेट में रहने की आदत लग जाएगी। और ड्राइव स्टेट उसे कहते हैं जब तुम्हारा टैटू एक्टिवेट रहता है। तो वहीं इस तरफ हम देखते हैं कि ताओका के फोरहेड पर भी एक टैटू बन गया होता है, जिसे टॉम एक स्टिकर से छुपा देता है। आगे सेगी जब ब्लूइजी से ताओका के टैटू के बारे में पूछता है तो वो बोलती है कि मैंने ऐसा टैटू पहले कभी नहीं देखा है और वैसे भी हमें टैटू के बारे में ज्यादा पता नहीं है। ये सुनकर सेगी कहता है कि अगर तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है तो तुम इसे यूज कैसे करते हो? यह बात तो पूरी इलॉजिकल लग रही यार। जिस पर ब्लूइजी जवाब देती है, अबे घनचक्कर, तुम्हें भी तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है, फिर भी तुम इसका यूज कर ही रहे हो ना। इसके बाद ब्लूइजी कहती है कि खैर ये सब छोड़ो और ये फुटेज देखो, तुम्हारा ये वॉइड मेकर काफी खतरनाक है। अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो ये हर चीज को निगल जाएगा, चाहे फिर वो उसका ओनर ही क्यों ना हो। और इसीलिए तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मेरी परमिशन के बगैर उसका इस्तेमाल नहीं करोगे। जिस पर सेगी हाँ में जवाब देता है कि हाँ नहीं करूंगा। इसके बाद टॉम सेगी और ताओका को एक डिवाइस देता है, जो कि अगर आसपास में कोई अपना टैटू एक्टिवेट करता है ना तो ये बता सकता है। और इसके बाद सेगी और ताओका वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद टॉम ब्लूइजी से कहता है कि हमें सेगी को यूएस आर्मी के पास भेज देना चाहिए, क्योंकि हम उसका टैटू किंगडम के हाथ नहीं लगने दे सकते हैं। और ये बात तुम जानती हो कि सिर्फ हम दोनों ही उसे प्रोटेक्ट करने के लिए काफी नहीं है। यह सुनकर ब्लूइजी वहाँ से चली जाती है और कहती है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ किंगडम के वो दोनों मेंबर्स सेगी और ताओका पर नजर रख रहे थे और वो डिसाइड करते हैं कि वो कुछ टाइम तक सिर्फ उन पर नजर रखेंगे। फिर आगे हम ब्लूइजी को देखते हैं, जो कि एक और लड़की के साथ शॉपिंग कर रही होती है। और फिर बाद में वो लड़की ब्लूइजी को उसके नेक्स्ट टारगेट की इन्फॉर्मेशन देती है और उस लड़की का नाम लीजा होता है। फिर वो ब्लूइजी से पूछती है कि इस बार तुम दोनों पर अटैक क्यों हुआ, और ये भी देखा गया है कि कुछ बच्चे तुम्हारे घर पर आ रहे जा रहे हैं। जिस पर ब्लूइजी बहाना बनाते हुए कहती है, अरे वो तो सिर्फ मेरे दोस्त हैं और कुछ नहीं। फिर अगले सीन में हम किंगडम के उन दोनों मेंबर्स को देखते हैं, जहां पर वो आदमी लिली से कह रहा था कि मैंने अभी डिप्यूटी कैप्टन से बात की है और अभी हमारा अगला टारगेट यूएस आर्मी के एजेंट्स हैं। और तभी वो टेबल पर एक फोटो की तरफ इशारा करता है, जो कि लीजा की होती है। इसके बाद अगले सीन में हम एक आदमी को भागते हुए देखते हैं, जिसे सेगी अपने टैटू की एबिलिटी से बड़ी आसानी से पकड़ लेता है। और फिर वो उससे कहता है कि अगर तुम टैटू चुरा कर भागना चाहते हो तो और तेज भागना चाहिए। इसके बाद वो आदमी एक लकड़ी से उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिससे वो बचते हुए उसे एक पंच मारता है और उसका खेल वहीं पर खत्म कर देता है। लेकिन ये देखकर ब्लूइजी सोचती है कि उसने अभी सिर्फ 2 वीक्स की ट्रेनिंग की है और अभी से इतना बेहतर हो गया। ऐसा लगता है कि जैसे कि ये टैटू इसी के लिए बना हो। तो वहीं अगले सीन में हम लीजा और उसके बाकी साथियों को देखते हैं, जो कि यूएस आर्मी में थे। वो सभी लोग ना एक घर के अंदर खाना खा रहे होते हैं, लेकिन तभी लिली ऊपर एक हेलीकॉप्टर से जंप करके उनके घर में घुसकर एक एक आदमी को वहीं पर मार डालती है। और आगे इससे पहले कि कोई उसके ऊपर अटैक भी कर पाता, वो सबको एक एक करके बड़ी बेरहमी से मार डालती है। लेकिन लीजा अब भी जिंदा थी और उसने अपने टैटू की पावर से उस पर अटैक भी कर दिया था। और ये सीन यहीं पर कट होता है। तो अगले सीन में हम ताओका और ब्लूइजी को देखते हैं, जो कि स्पोर्ट्स क्लास में थे। लेकिन ताओका अचानक से काफी बेहतरीन जंप करके दिखाती है, जिससे सब लोग काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन ब्लूइजी हैरान हो जाती है और इसीलिए वो उसे साइड में बुलाकर कहती है कि क्या तुम पहले से इतना दूर जंप कर सकती थी? जिस पर वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे सिर्फ कुछ दिनों से ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मेरी बॉडी काफी हल्की हो गई है। और ये सुनकर ब्लूइजी समझ जाती है
कि ताउका का टैटू एक्टिवेट हो चुका है। उसी वक्त अचानक से टॉम ब्लूइजी को कॉल करके कहता है कि हमें अभी तुरंत लीजा की टीम के पास जाने का ऑर्डर मिला है। मुझे ज्यादा कुछ तो पता नहीं, लेकिन आप जल्दी से आ जाइए। अब ये सुनते ही ब्लूइजी तुरंत वहाँ से निकल जाती है और तभी सेगी को भी ये सिग्नल मिल जाता है कि ब्लूइजी ने अपना टैटू एक्टिवेट किया है और इसीलिए वो भी उसका पीछा करने लगता है। उस तरफ लीजा और लिली के बीच में फाइट चल रही होती है, जहाँ लीजा उससे कह रही थी कि तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। तुम अकेली हमारे घर में घुस गई और सबको मार भी दिया। इतना कहकर उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां लीजा लिली पर लगातार अटैक करती है, पर लिली उसके अटैक्स को काफी आसानी से ब्लॉक कर रही थी और उसके अटैक से लीजा इंजर्ड भी हो जाती है। इसके बाद लीजा वहां पर एक फायर एक्सटिंग्विशर पर गोली चला देती है, जिससे कि चारों तरफ धुआं ही धुआं उड़ने लगता है, लेकिन उसमें से भी लिली उसके ऊपर लगातार अटैक किए जा रही थी। तो वहीं इस तरफ ब्लूइजी लीजा की तरफ लगातार आगे बढ़ रही होती है, लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर भी अटैक हो जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। और फिर जब वो वापस खड़े होने की कोशिश करती है तो उसकी बॉडी का वेट काफी ज्यादा बढ़ चुका था और तभी वो पहला आदमी जिसने ब्लूइजी पर स्कूल में अटैक किया था वो वहां आकर कहता है, अरे यार तुम तो मेरी चाल में काफी आसानी से फंस गई, लेकिन मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, इसलिए बस यहाँ पर बैठो और तमाशा देखो। इतना बोलने के बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है और तभी सेगी वहाँ पर पहुँचता है और ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है। वहीं दूसरी तरफ लिली लीजा के पास आकर कहती है कि अब मैं तुम्हें एक सैंपल बनाकर ले जाऊंगी, सैंपल, जिस पर लीजा उसके ऊपर अटैक कर देती है और जब लिली उसके पास आती है तो वो अपनी बॉडी को एक्सप्लोड कर देती है। इधर सेगी और ब्लूइजी दूर से ही धमाके को देख लेते हैं और ये देखते से ही ब्लूइजी सेगी को लीजा को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करती है और ये सुनते से ही सेगी वहाँ से आगे बढ़ता है। वो जब वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पर तो काफी सारे लोग मरे हुए पड़े थे और लीजा का तो कोई नामो निशानी नहीं होता है। और इसके बाद जब वो उस बिल्डिंग के ऊपर जाता है तो वहाँ पर लिली बैठी हुई थी और उसने लीजा को एक खंबे के ऊपर लटकाया हुआ होता है। सेगी उसे देखकर पूछता है कि क्या नीचे उन सबको तुमने मारा है, जिस पर लिली हाँ में जवाब देती है और ये सुनते ही सेगी उसके ऊपर अटैक कर देता है और फिर जैसे ही वो लिली की तरफ आगे बढ़ता है तो वो जमीन पर एक अटैक करके उसे दूर फेंक देती है और इससे वो तो बिल्डिंग के नीचे ही गिरने लग जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टॉम उसका हाथ पकड़कर उसको ऊपर खींच लेता है और उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर आने के लिए किसने बोला था, जिस पर सेगी कहता है कि मुझे ब्लूइजी ने उसे बचाने के लिए बोला था और उसकी दोस्त मेरी भी दोस्त है। और तभी टॉम उसका हाथ पकड़ लेता है और ये कहकर रोकता है कि हमने अभी तक तुम्हारे बारे में सबसे छुपाया है। इसके बाद सेगी स्कूल में वापस आता है तो ताउका उसे रोककर उससे पूछताछ करने लगती है, जिस पर सेगी गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेता है और पीछे मुड़कर भाग जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ ब्लूइजी और टॉम उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। वहाँ पर ब्लूइजी को लीजा का फोन मिलता है और उसमें एक रिकॉर्डिंग खुली हुई थी। जैसे ही ब्लूइजी उस रिकॉर्डिंग को सुनती है तो वो टॉम को हेडक्वार्टर्स में कांटेक्ट करके और लोगों को भेजने के लिए कहती है, क्योंकि उस रिकॉर्डिंग के मुताबिक वो लोग लीजा को आज रात किंगडम में वापस भेजने वाले हैं। अगले सीन में सेगी जब ब्लूइजी और टॉम के घर के सामने पहुंचता है तो ताउका भी वहीं पर होती है और फिर वो दोनों घर के अंदर जाते हैं और वहाँ पर ब्लूइजी उनसे कहती है कि यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया। इतना कहती वो सेगी के पास जाकर उसे जमीन पर पटक देती है और उसके हाथों में हथकड़ियां पहना देती है और फिर वो वहाँ से निकलकर कहीं पर चली जाती है। आगे सेगी के पूछने पर टॉम बताता है कि ये हमने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किया है, जो सुनकर सेगी यहाँ से निकलने के लिए जिद करने लगता है, जिस पर टॉम कहता है कि ब्लूइजी ने तुम्हें रूल्स के खिलाफ जाकर सबसे छुपा कर रखा है और अभी अगर तुम दुश्मन के हाथ में लग गए तो ब्लूइजी को काफी कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा और इसीलिए तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए। लेकिन इसके बाद सेगी अपनी हथकड़ियों को तोड़कर कहता है कि मैं ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकता हूँ, अब यहाँ से आगे मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगा। फिर जब टॉम उसे रोकने की कोशिश करता है तो सेगी उसे मारकर बेहोश कर देता है और ताउका के साथ वहाँ से बाहर निकल जाता है। तो वहीं इस तरफ ब्लूइजी लिली और उस आदमी के वैन को रोक लेती है। इसके बाद वो आदमी और लिली अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर फाइट करने जाते हैं। बाहर आते ही ब्लूइजी के सोल्जर उन पर लगातार गन से फायर करने लगते हैं, लेकिन उसका उन पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। फिर आगे वो आदमी अपना एक अटैक करके सोल्जर को वहीं पर मार देता है और जब ब्लूइजी पर अटैक करने जाता
आता है तो वो उसके अटैक से बचकर ऊपर से उसके ऊपर जंप करके गन से अटैक कर देती है। तो वहीं इस तरफ लिली भी काफी तेजी से सभी सोल्जर को मारते हुए आगे बढ़ रही थी। टॉम दूर से ये देखकर सबको उसकी लोकेशन बता रहा होता है, लेकिन लिली की रफ्तार ना काफी ज्यादा तेज थी और जब तक कि टॉम उसकी लोकेशन बताने जाता वो वहाँ से आगे बढ़ चुकी होती है। तभी टॉम देखता है कि सेगी और ताओका भी साइकिल से वहाँ पर पहुँच गए थे और जैसे वो वहाँ पर पहुँचते हैं लिली उन पर अटैक कर देती है, जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। उसी वक्त सेगी एक ब्लड का पैकेट बाहर निकाल लेता है, जिससे उसका टैटू एक्टिवेट हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि लिली उसके ऊपर लगातार काफी तेजी से अटैक करने लगती है, जिससे सेगी एकदम बाल बाल बच रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि फिर वो अपने टैटू के पावर से लिली के स्वॉर्ड को बीच में से तोड़ देता है, मगर तभी लिली ना उसे एक काफी जोर से किक करती है, जिससे सेगी वहाँ काफी जोर से टकरा कर नीचे बैठ जाता है। इसके बाद वो सेगी को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है कि तभी टॉम ताओका से कहता है कि अभी के अभी मुझे सेगी से बात करने दो, मुझे उसे कुछ जरूरी चीज बतानी है। ये सुनने के बाद ताओका सेगी की तरफ एक ईयर पीस फेंक देती है। फिर टॉम सेगी से कहता है कि अगर तुम्हें लिली को हराना है तो ये कंफर्म करना होगा कि आसपास और कोई तुम्हारी फाइट नहीं देख रहा है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ मेरा अंदाजा है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तभी सेगी अपनी आंखें बंद कर लेता है, जिसके बाद लिली भी मूव करना बंद कर देती है। फिर लिली कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम सच में मुझे इससे हरा पाओगे? और इतना कहती वो सेगी पर अटैक कर देती है और कहती है कि लगता है कि तुम भूल गए कि वो लड़की भी हमारी फाइट देख रही है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और अगली सीन में हम लीजा को देखते हैं, जो कि वैन के अंदर होती है और अब वो होश में आ चुकी होती है। होश में आने के बाद वो अपनी हथकड़ियों को खोलने की कोशिश करती है। तो वहीं इस तरफ हम देखते हैं कि सेगी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था और उसकी बॉडी से लगातार ब्लड निकल रहा था। दर्द के मारे सेगी काफी जोर से चिल्लाने लगता है। अब जैसे ही ताओका ये देखती है तो उसका टैटू एक्टिवेट हो जाता है और वो लिली पर अटैक करके उसे पकड़ लेती है, मगर तभी लिली तो उसे एक खतरनाक किक करके दूर फेंक देती है। उसी वक्त सेगी को अपने अंदर से आवाज सुनाई देती है, जो उससे कहती है कि तुम वॉइड मेकर का इस्तेमाल करके सब कुछ एक साथ खत्म क्यों नहीं कर देते? तुम्हारी पावर का तो मकसद ही सब कुछ खत्म करना है। जो सुनते से ही सेगी कहता है कि अपना मुंह बंद करो, मैं कभी किसी की जान नहीं लूंगा। और तभी सेगी खड़ा होता है और वॉइड मेकर का इस्तेमाल करके लिली और ताओका के नीचे की जमीन को गायब कर देता है, जिससे कि वो दोनों ही नीचे गिरने लगती हैं। और ये देखकर सेगी भी नीचे कूदकर लिली पर एक और अटैक करता है और ताओका को पकड़कर बचा लेता है। अब इसके बाद लिली उससे कहती है कि मुझे मार दो, जिस पर सेगी कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, मैं बस तुम्हारी सोच को मारना चाहता था। तभी अचानक से वहाँ पर प्रिंसेस आर्यभट्टा आ जाती है, जिसे देखकर सेगी वहाँ से दूर चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि सेगी को ना चक्कर आने लगते हैं और वो नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन आर्यभट्टा वहाँ पर उसे पकड़कर किस कर लेती है। इसके बाद आर्यभट्टा उससे कहती है कि अगर आज तुमने वॉइड मेकर का सही से इस्तेमाल नहीं किया होता तो लिली और वो लड़की दोनों मर गए होते, लेकिन तुम्हारे अंदर काबिलियत है। हाँ, और इतना कहकर वो वहाँ से लिली को लेकर गायब हो जाती है। तो वहीं इस तरफ ब्लूइजी और उस आदमी की फाइट अभी तक चल रही होती है। आगे ब्लूइजी उसकी तरफ गन रखकर एक कंप्रेस्ड एयर अटैक करती है, जिसके असर से वो आदमी काफी पीछे जाकर गिरता है। जिसके बाद ब्लूइजी उस पर लगातार अटैक करने लगती है और वो आदमी काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो जाता है। फिर आगे ब्लूइजी उस पर एक लास्ट अटैक कर देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और वहाँ से जाने लगता है। मगर तभी हम देखते हैं कि ब्लूइजी फिर से अपने टैटू का इस्तेमाल नहीं कर पाती है और नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो ब्लूइजी पर अटैक करने वाला होता है कि पीछे से लीजा उसे एक किक मारकर नीचे गिरा देती है और उस पर गन से फायर करने लगती है। इसके बाद लीजा और ब्लूइजी मिलकर उस पर एक अटैक करते हैं, जिससे उस आदमी का खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसी वक्त वहाँ पर आर्यभट्टा आ जाती है और उस आदमी को पकड़कर कहती है कि इस फाइट को अब यहीं पर खत्म करते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सेगी और ताओका भी आ जाते हैं, जिसे देखकर आर्यभट्टा वहाँ से गायब हो जाती है और जाते जाते सेगी से कहती है कि अपने टैटू के बारे में और जानो और उसे इस्तेमाल करना सीखो, फ्यूचर में तुम्हें इसकी जरूरत पड़ने वाली है।
फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्लूइजी अपनी पनिशमेंट के लिए आर्मी कर्नल के सामने बैठी होती है, जहां कर्नल उससे कह रहे होते हैं कि अभी तुम्हें ही उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और आगे तुम्हें ही उसका ख्याल रखना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ हम सेगी और ताउका को देखते हैं, जो कि कहीं पर जा रहे थे, मगर तभी आर्यभट्टा और लिली उनके सामने आ जाते हैं और उन्हें देखकर ताउका काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसीलिए वो उसी वक्त आर्यभट्टा को एक टेबल टेनिस के मैच के लिए चैलेंज करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उनका गेम स्टार्ट हो जाता है, जहां पहले तो ताउका आर्यभट्टा को बराबरी की टक्कर दे रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही आर्यभट्टा का पलड़ा भारी पड़ने लगता है और वो जीत जाती है। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि सेगी आर्यभट्टा से टैटूज के बारे में पूछता है, जिस पर आर्यभट्टा उससे पूछती है कि तुम्हारे फाइट करने का मकसद क्या है, जिस पर सेगी कहता है कि मैं किंगडम और अमेरिका के बीच के वॉर को रोकना चाहता हूँ ताकि किसी की जान ना जाए। तो आर्यभट्टा कहती है कि अगर मेरा मकसद पूरा हो जाएगा तो उस दुनिया में किसी और को लड़ना नहीं पड़ेगा और अगर तुम्हें सब कुछ जानना है तो तुम्हें मुझे ज्वाइन करना होगा। यहाँ पर सीन फिर शिफ्ट होता है और इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सेगी ब्लूइजी और टॉम के साथ बैठा हुआ था, जहाँ वो उनसे पूछता है कि यूएस आर्मी टैटू को इकट्ठा करने के बाद उनका क्या करने वाली है, जिस पर ब्लूइजी कहती है कि मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन शायद यूएस आर्मी पूरी दुनिया पर राज करने वाली है। ये सुनते से सेगी कहता है तो फिर मैं यूएस आर्मी का साथ नहीं देने वाला हूँ। हाँ, लेकिन अगर तुम मुझे एक पार्टनर के तौर पर वॉर रोकने के लिए मदद मांगोगे तो मैं हमेशा आगे रहूंगा। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि जब सेगी शाम को जॉगिंग कर रहा था तब एक आदमी अचानक से उसके सामने आ जाता है, जो कि किंगडम से होता है, और जब सेगी उस पर अटैक करता है तो वो उसके सारे अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक करके उसे हरा देता है। तो फिर वहीं दूसरी तरफ हम ब्लूइजी को देखते हैं, जिसे अचानक से एक नंबर से कॉल आता है, जो कि उसी किंगडम के आदमी ने किया था जो थोड़ी देर पहले सेगी से मिला था। जैसे ही वो ब्लूइजी का नाम लेता है तो वो उसको पहचान लेती है और पूछती है कि तुम ब्लड बोल रहे हो, है ना? जिस पर ब्लड कहता है कि मैं तुम्हारे लड़के को थोड़ी देर के लिए अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, सुबह तक उसे वापस कर दूंगा। आगे ब्लड उसे आर्यभट्टा के एक फिजिक्स लैब में लेकर जाता है, जो कि जापान में टैटू की रिसर्च के लिए यूज होता है। फिर आगे ब्लड कहता है कि आर्यभट्टा के ऑर्डर पर अभी यहाँ पर टैटू के असर को बंद करने के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए ये काफी सारे लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इसीलिए मुझे ये सब रोकना होगा। ये सुनकर सेगी पूछता है कि तुम ये सब क्यों रोकोगे, तुम भी तो किंगडम के ही मेंबर हो। जिस पर ब्लड कहता है कि मैं पहले बेहरमैन का मेंबर हुआ करता था, लेकिन जब से मैंने टीम को छोड़ा है मैं किंगडम के खिलाफ हूँ। अब ये सुनने के बाद सेगी उसके साथ जाने के लिए मान जाता है और वो लोग उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ पर सेगी के पूछने पर ब्लड बताता है कि इस दुनिया में टोटल 4 टैटूज हैं, जिसमें से यूएस के पास 1 टैटू है और किंगडम के पास 2 टैटूज हैं और किंगडम का जापान में आने का मकसद आखिरी टैटू को ढूंढना है। फिर जब वो थोड़ा आगे जाते हैं तो अचानक से ब्लड सेगी को एक किक करके पीछे धकेल देता है, क्योंकि उसकी तरफ किसी ने गन से फायर कर दिया था। तभी वहाँ पर एक आदमी उन पर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन ब्लड उसे बड़ी आसानी से हरा देता है। इसके बाद वो दोनों बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां स्क्रीन पर एक पागल साइंटिस्ट उनका वेलकम करता है, जिस पर ब्लड उसे कहता है कि तुम ना सिर्फ एक सेकंड क्लास साइंटिस्ट हो और कुछ नहीं। जिसके जवाब में वो साइंटिस्ट कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम यहाँ पर आने वाले हो और इसीलिए अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। इतना कहते ही वो एक बटन प्रेस कर देता है, जिससे ब्लड और सेगी के चारों तरफ काफी सारे गेट्स ओपन हो जाते हैं। गेट्स ओपन होते ही उनमें से काफी सारे लोग बाहर निकलते हैं, जिनके हाथ पर ओरिजिनल टैटूज होते हैं। फिर आगे वो साइंटिस्ट कहता है कि ये सब मेरे एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे हैं। इनके टैटूज तो सिर्फ एक कॉपी ही है, मगर ओरिजिनल जितनी ही पावरफुल है। और हाँ, एक और बात, जब ये लोग बेहोश हो जाते हैं तो उनकी बॉडी ना एक्सप्लोड हो जाती है। इसीलिए अगर तुम इन्हें बचाना चाहते हो तो शांति से इनके हाथों मर जाओ। अब ये सुनकर सेगी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, मगर तभी ब्लड एकदम मैच्योर आदमी की तरह उससे पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से अभी एक जस्टिस के हीरो को क्या करना चाहिए, जिस पर सेगी कोई जवाब नहीं दे पाता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो ब्लड कहता है कि देखना, अब मैं इन सबको बचाने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो सारे लोग सेगी और ब्लड के ऊपर अटैक कर देते हैं और ये सीन यहीं पर
कट हो जाता है। अगले सीन में हम आर्यभट्टा, लिली और एक दूसरी लड़की को देखते हैं जो कि अंडरग्राउंड सुरंग के अंदर से कहीं पर जा रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर आर्यभट्टा कहती है कि भले ही उसे पता ना हो, लेकिन ब्लड मेरी उंगलियों पर नाच रहा है। तभी वो दूसरी लड़की कहती है कि ब्लड को मारने की जिम्मेदारी मेरी है, एक गद्दार को जीने का कोई हक नहीं है। तो वहीं इस तरफ सेगी और ब्लड को उन लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया था। और तभी ब्लड कहता है कि अभी मैं तुम्हें जस्टिस का हीरो बनना क्या होता है ये दिखाऊंगा। इतना कहते ही वो अपने टैटू को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद पलक झपकती सभी लोग जमीन पर गिर गए होते हैं। ये देखते से वो साइंटिस्ट जब उनकी बॉडी में से बॉम्ब को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है तो उसका कोई असर नहीं होता है, जिस पर ब्लड कहता है, अरे रे चाचा, मैंने उनकी बॉडी से बॉम्ब को ऑलरेडी निकाल दिया है। जो सुनकर तो साइंटिस्ट के होश ही उड़ जाते हैं, कैसे किया ये। इसके बाद ब्लड उसके और उसकी असिस्टेंट के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि फिर वो सेगी को लेक्चर देने लगता है और कहता है कि एक हीरो को हमेशा किसी को मारने से पहले सोचना चाहिए। अगर अभी मैं इन दोनों को मार दूं तो इनका बदला लेने के लिए कोई और मुझे मार देगा और ये बदले की आग कभी नहीं बुझेगी। बस इतना कहते ही वो उन दोनों को बेहोश कर देता है और इसके बाद लैब को सीज कर दिया जाता है। और ये सब देखने के बाद सेगी सोचता है कि ब्लड तो सच में एक जस्टिस का हीरो है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्यभट्टा अपने सारे कपड़े खोलकर एक स्टोन के अंदर चली जाती है और फिर ये सीन यहाँ से वापस से शिफ्ट होकर ब्लड को दिखाया जाता है, जहाँ वो साइंटिस्ट से बात कर रहा होता है। वो उससे कहता है कि इस बार मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरी बॉडी ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है, इसीलिए हमें उस लड़के का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन ये तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि सेगी के हाथ में टैटू देने वाला और कोई नहीं बल्कि वही साइंटिस्ट होता है और ये सब उनके प्लान का हिस्सा होता है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि ब्लड सेगी को वॉइड मेकर को कैसे यूज करते हैं वो सिखा रहा था। आगे हम ब्लूइजी को ब्लड से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि ब्लड किंगडम में जाने से पहले यूएस आर्मी का मेजर था और जब ब्लूइजी उससे किंगडम में जाने की वजह पूछती है तो वो बिना कुछ बोले ही जाने लगता है, जिस पर ब्लूइजी उसे पीछे से पकड़कर रोकने लगती है। फिर आगे ब्लड उसके सर पर हाथ रखकर कहता है कि अभी सिचुएशन काफी बिगड़ चुकी है, रूइंस पर सिर्फ टैटू को स्टोर नहीं किया जाता है बल्कि वहाँ से पूरी दुनिया को बदला जा सकता है और उसके लिए तुम्हें चारों रूइंस की जरूरत पड़ती है। और आर्यभट्टा ने तो ऑलरेडी 2 रूइंस को अपने कब्जे में ले लिया है और इसीलिए उसका असली मकसद दुनिया को बदलने का है। इसीलिए तुम आखिरी रूइन को प्रोटेक्ट करो और आर्यभट्टा को मैं रोक लूंगा। इतना कहकर ब्लड वहां से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम सेगी और ताउका को बात करते हुए देखते हैं, जहां ताउका कह रही होती है कि इस टैटू की वजह से मैं उस दुनिया में शामिल हो सकती हूँ जिसमें तुम हो। मुझे खतरनाक चीजें पसंद तो नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिस पर सेगी भी कहता है कि अगर तुम मेरे साथ हो ना तो सब ठीक होगा, जो सुन के ताउका भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सेगी और ताउका यूएस आर्मी के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर उसी रूइन की तरफ जा रहे थे जहां पर अभी आर्यभट्टा होती है। सेगी वहां पर बैठे बैठे कर्नल से पूछता है कि हमें ताउका को लाने की क्या जरूरत थी, जिस पर कर्नल कहता है कि मैं उसे सेफ रखूंगा, तुम फिक्र मत करो, और हम उसके टैटू के बारे में जितना हो सके मदद भी करेंगे। फिर आगे हम कुछ और कैरेक्टर्स का नाम भी जानते हैं, जिनमें से एक कैप्टन का नाम होता है जॉनसन और दूसरे का नाम होता है लियोनार्डो। साथ ही यहाँ पर ब्लूइजी, टॉम और लीजा भी होते हैं, लेकिन ये सब लोग भी अकेले नहीं होते हैं। इनके पीछे हेलीकॉप्टर्स में और भी बहुत सारे यूएस आर्मी के सोल्जर्स होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वो साइंटिस्ट ब्लड को भी इस बारे में खबर दे देता है कि यूएस आर्मी अभी आर्यभट्टा पर अटैक करने वाली है। अब ये सुनते ही ब्लड वहां जाने के लिए जिद करने लगता है, जिस पर वो साइंटिस्ट कहता है कि अभी आर्यभट्टा के पास उनका वाइस कैप्टन है, जिसके पास बहरमैन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टैटू है। मैं जानता हूँ तुम ब्लूइजी को बचाना चाहते हो, मगर अभी अगर तुम उनसे लड़ने जाओगे तो बेकार में अपनी जिंदगी हार बैठोगे। वहीं इस तरफ तो यूएस आर्मी ने उनके ऊपर अटैक करना शुरू भी कर दिया था और हेलीकॉप्टर से उन पर मिसाइल और गन से अटैक कर रहे थे। इसके बाद सभी मेन टीम के मेंबर हेलीकॉप्टर से नीचे कूद जाते हैं, जिसमें सेगी भी शामिल होता है। फिर जब वहां से वो आगे जाते हैं तो सामने बहरमैन की वाइस कैप्टन खड़ी होती है, और ये वाइस कैप्टन दोस्तों सच में बहुत ही खतरनाक है, मतलब अल्टीमेट खतरनाक है।
तभी जॉनसन उसको खत्म करने के लिए उसकी तरफ बिना सोचे समझे उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। मगर जैसे ही वो उसके पास जाता है तो वाइस कैप्टन पलक झपकते ही उसकी बॉडी को 2 टुकड़ों में काट देती है और फिर इससे पहले कि जॉनसन को दर्द का एहसास भी होता, वो उसके सर को काटकर दूर फेंक देती है और वो कहती है कि मैं बहरमैन की वाइस कैप्टन और मेरा नाम शेरनी है। तो वहीं उस तरफ जब आर्यभट्टा अभी भी उस स्टोन के अंदर होती है, तब एक मेड आकर उसे अटैक के बारे में बताती है, जिस पर आर्यभट्टा लिली को उसके पास बुलाकर उसके टैटू की पावर को और बढ़ा देती है और उसको लड़ने के लिए भेज देती है। वहीं बाहर शेरनी और उसके मेट्स यूएस आर्मी के ऊपर बहुत भारी पड़ रहे थे और वो सबको एक एक करके हरा रहे थे। तभी सेगी अपने सामने शेरनी को देखता है और उस पर अटैक करने के लिए जाने वाला होता है कि उसे ब्लड की बात याद आ जाती है कि जस्टिस ऑफ हीरो सबको मारता नहीं है। इस तरह की बातें याद आने लगती हैं और इसीलिए फिर वो उसे छोड़कर नहीं, वो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए वो उस पर अटैक करना छोड़कर आर्यभट्टा की तरफ आगे बढ़ने का डिसाइड करता है और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शेरनी पीछे से आकर उस पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करने लगती है, जिससे सेगी इंजर्ड होकर वहीं पर गिर जाता है। वहीं अगले सीन में जब लिली वहाँ से बाहर आती है तो अपनी पावर को एक्टिवेट करके एक बहुत ही बड़े और खूंखार शेर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो शेर में ट्रांसफॉर्म होते ही ऊपर उड़ रहे हेलीकॉप्टर के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से कई सारे हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाते हैं और उन्हीं में से एक हेलीकॉप्टर के अंदर कर्नल और ताउका भी होते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि कर्नल हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से पहले ताउका को लेकर बाहर जंप करके बच जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर शेरनी आ जाती है और वो कर्नल के साथ फाइट करने ही वाली होती है, मगर उसी वक्त वहाँ पर ब्लूइजी भी आ जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर्यभट्टा अब उस स्टोन से बाहर निकल चुकी होती है और जैसे ही वो उस स्टोन से बाहर निकलती है तो वो स्टोन टूट जाता है और उसमें से बहुत सारे टैटू बन जाते हैं। तो वहीं इस तरफ ब्लूइजी शेरनी के ऊपर लगातार गन से फायर कर रही थी, लेकिन उसे एक भी बुलेट नहीं लगता है। तो फिर ये देखकर ब्लूइजी उसके ऊपर कंप्रेस्ड एयर से अटैक करती है और इससे शेरनी थोड़ी इंजर्ड भी हो जाती है। मगर तभी फिर हम देखते हैं कि वो अपने चारों तरफ एक वॉल बनाकर ब्लूइजी के अटैक के असर को खत्म कर देती है और जब कर्नल उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो वो उसके हाथ को काटकर उसे नीचे गिरा देती है और फिर वो यहीं पर नहीं रुकती है, वो कर्नल की आंखों पर अटैक करके उसे अंधा कर देती है। तो वहीं इस तरफ ब्लूइजी का भी लेफ्ट हाथ टूट चुका था और इसकी वजह से वो भी और फाइट नहीं कर पा रही थी। और फिर जब शेरनी उसके पास आकर उसे जान से मारने वाली होती है कि तभी वहाँ पर ब्लड एंट्री करके ब्लूइजी के सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन ब्लड को देखते ही शेरनी कहती है, लगता है मछली जाल में फंस गई। ब्लड, तो तुम सिर्फ एक लड़की को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने वाले हो। ये सुनकर ब्लूइजी अच्छे से समझ जाती हैं कि ये सब ब्लड को बाहर निकालने की साजिश होती है। वहीं सेगी ये सब दूर से देख रहा होता है, लेकिन अब भी वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था। और तभी वहाँ पर आर्यभट्टा आ जाती है, जो उससे कहती है कि ब्लड अगर अपनी किसी की जान ना लेने वाली जिद छोड़ देता ना तो शायद उसके जीतने का कोई चांस होता भी सही, लेकिन वो ना एक बेवकूफ है, वो अब नहीं बचने वाला। जो सुनकर सेगी गुस्सा हो जाता है और आर्यभट्टा पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पकड़कर दीवार पे लटका देती है और उसके हाथ के अंदर लकड़ी घुसा देती है। इसके बाद वो उससे कहती है, अरे रे रे, तुम सिर्फ एक मिडिल क्लास के बच्चे हो जिसे इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है और इसीलिए ज्यादा होशियारी मत बताओ। मुझे बस तुम्हारा वो की चाहिए, तुम नहीं। और हाँ छोटे बच्चे, तुम्हें बता दूं कि यूएस आर्मी को इस जगह के बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने ही दी थी, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि इसमें तुम जरूर आओगे और जब तुम आओगे तो तुम्हारी गार्डियन ब्लूइजी भी जरूर आएगी। और शायद तुम्हें पता नहीं होगा तो बता दूं कि ब्लड जब यूएस आर्मी में था तो वो और ब्लूइजी लवर्स थे और इसी वजह से ब्लड उसे बचाने के लिए मेरी चाल में फंस गया। अभी ब्लड हार जाएगा और उसे फिर हम एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिसके बाद मुझे मेरा दूसरा की भी मिल जाएगा। और जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम बहुत जस्टिस के हीरो बनना चाहते हो ना कि मैं किसी को नहीं मारूंगा, आज मैं तुम्हें असली दर्द और नफरत का एहसास दिलाऊंगी, फिर देखती हूँ कि तुम क्या करते हो। बस इतना कहते से वो उसकी बॉडी में बहुत सारी लकड़ियां घुसा देती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जब ब्लड और शेरनी लड़ रहे थे, तभी अचानक से ब्लड शेरनी से कहता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, है ना? जो सुनते सी शेरनी इस बात को मानना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसका चेहरा एकदम शर्म के मारे लाल हो जाता है और फिर इसीलिए वो कहती है कि हाँ मैं करती हूँ, तो क्या हो गया?
लेकिन इसके बाद ब्लड हंसने लगता है और ब्लूइजी को पकड़कर कहता है कि माफ करना, लेकिन मेरा दिल तो पहले से इसके पास है। ये देखते ही शेरनी बौखला जाती है और उस पर अटैक कर देती है, लेकिन ब्लड भी कुछ कम नहीं होता है। वो अपनी पावर से उसके अटैक को रोक लेता है और ये सीन यहीं पर कट होता है। और तभी फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर ब्लूइजी ब्लड के पैरों में सर रखकर लेटी हुई थी, जहाँ ब्लड उससे पूछ रहा था कि क्या तुम्हें सच में टैटू से नफरत है, जिस पर ब्लूइजी जवाब देती है कि हाँ बिल्कुल, मैं ऐसी चीज को कैसे पसंद कर सकती हूँ जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। और ये फ्लैशबैक फिर यहीं पर खत्म हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्लड ब्लूइजी को उसके पीछे रहने के लिए कहकर शेरनी से फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है और फिर वो ब्लूइजी से सेगी की मदद करने के लिए कहता है, जिसे सुनते ही ब्लूइजी सेगी को ढूंढने के लिए चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ लीजा जब वहां पहुंचती है तो कर्नल को ऐसी हालत में देखकर ऊपर हेलीकॉप्टर से मदद मांगने की कोशिश करती है, पर लिली ने लगभग सभी हेलीकॉप्टर्स को तबाह कर दिया था। तभी हम देखते हैं कि टॉम ताउका को लेकर वहां से किसी सेफ जगह पर जाने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि सेगी अपने आप को आजाद करने के लिए वॉइड मेकर का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसे एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था, जिस पर आर्यभट्टा कहती हैं कि सुनो, तुम ये एक्टिवेट नहीं कर पाओगे, दरअसल मेरा वॉइड मेकर तुम्हारे वॉइड मेकर को रोक रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब टॉम ताउका को वहां से लेकर जा रहा था तो ताउका जिद करके वहां से सेगी की तरफ भाग जाती है और बेचारा टॉम बुरी तरीके से इंजर्ड होने की वजह से उसका पीछा तक नहीं कर पाता है। आगे लिली लीजा और लियोनार्ड के पास पहुंच जाती है और फिर उसका वो दोनों साथ में सामना करने का डिसाइड करते हैं। अब लिली जब उनकी तरफ आगे बढ़ती है तो लियोनार्ड अपने टैटू की पावर से उसका पैर जमीन के अंदर फंसा देता है और फिर लीजा उसके ऊपर फायर से अटैक करने लगती है, लेकिन तभी लिली वहां से गायब होकर अचानक से लीजा के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो तो लियोनार्ड लिली के आगे आकर उसे बचा लेता है और इसके बाद वो लीजा को वहां से पीछे धकेल कर लिली का हाथ उसकी बॉडी के साथ फ्रीज कर देता है और अपने गन से वहां पर ब्लास्ट कर देता है। तो वहीं इस तरफ ब्लूइजी जब सेगी को ढूंढते हुए पहुंचती है तो आर्यभट्टा उसे पकड़ लेती है और तभी हम वहां पर देखते हैं कि ब्लड भी घायल होकर नीचे गिर जाता है और शेरनी उससे कहती है कि तुम अब मुझसे नहीं बचने वाले। लेकिन ब्लड फिर भी किसी तरीके से खड़ा होकर अपने टैटू का ओवर यूज करने की सोचता है और अपने टैटू से बस 5 और मिनट की पावर मांगने लगता है। तो वहीं इस तरफ आर्यभट्टा कहती है कि इंसान कभी नेचर के चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते और इस वजह से पूरे प्लेनेट का नुकसान होता है और इसीलिए जब तक इंसान ऐसे रहेंगे हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और ना कभी उनके बीच की लड़ाई खत्म होगी। और इसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एकदम शुरुआत से सब कुछ बदल दूं और इंसानों को फिर से बनाऊं। अब ये सुनकर सेगी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और सोचता है कि ये सिर्फ इंसानों को वापस से नहीं बनाएगी बल्कि अभी सारे इंसानों को मार देगी। और ये सिर्फ इंसानों को वापस से नहीं बनाना चाहती है बल्कि टैटू की पावर से खुद भगवान बनना चाहती है। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि शेरनी और ब्लड की लड़ाई आगे बढ़ती है, जहां शेरनी के अटैक से ब्लड हारने वाला होता है। तो वहीं यह देखकर इधर ब्लूइजी रोने लगती है और सेगी से कहती है कि प्लीज अपने वॉइड मेकर का इस्तेमाल करो और ब्लड को बचा लो, अब सिर्फ तुम ही हो जो उसे बचा सकते हो। यह सुनते से ही सेगी अपने टैटू से कहता है कि तुम्हें पता है ना कि अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, इसीलिए प्लीज मुझे अपनी पावर्स दो, मुझे इतनी पावर चाहिए जिससे मैं उस आर्यभट्टा को हरा सकूं। और तभी हम देखते हैं कि सेगी वहां से बाहर निकल जाता है और शेरनी के अटैक को बीच में से रोक देता है और तभी इस मौके का फायदा उठाकर ब्लड शेरनी के सर पर हाथ रख देता है और उसे वहीं पर हरा देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्लड का टैटू उसे धीरे धीरे कंज्यूम करने लगता है और ये देखते ही ब्लड सेगी से कहता है कि फटाफट मुझे कंज्यूम कर लो। लेकिन बेचारे सेगी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ पर क्या हो रहा है और वो ब्लड को ऐसे देखकर उससे कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने तो मुझे बोला था कि हम साथ में प्रिंसेस आर्यभट्टा को हराएंगे। और तभी सेगी के टैटू में छुपा वॉइड मेकर बाहर आ जाता है। इधर आर्यभट्टा कहती है कि मैं ये नहीं होने दूंगी, मगर उसी वक्त कर्नल उस रूइन की तरफ मिसाइल लॉन्च कर देता है जिससे कि वो तबाह हो जाए। और फिर आर्यभट्टा जब तक उस मिसाइल को रोकती, सेगी का वॉइड मेकर ब्लड को निगल जाता है। सेगी बेचारा अपनी आंखों के सामने ऐसा होते हुए देखकर सदमे में चला गया था। और तभी आर्यभट्टा उसके पास आकर कहती है कि मैंने तुमसे बोला था ना
कि मैं तुम्हें दर्द और नफरत का असली एहसास दिलाऊंगी। उसी वक्त वहाँ पर ताउका पहुँच जाती है, जो सेगी को सही सलामत देखकर काफी खुश हो जाती है और उसकी तरफ जल्दी से भागकर आगे बढ़ने लगती है। मगर तभी पीछे से लिली आकर ताउका को काटकर वहीं पर मार देती है। और बस अब क्या देखना बाकी था। ये देखने के बाद तो जैसे सेगी की आंखों में अंधेरा छा जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो एकदम सदमे में चला गया था। इसके बाद आर्यभट्टा वहां से जाते जाते लिली से कहती हैं कि अभी स्टोरी में असली मजा आएगा। एक हीरो जिसका कि अब सब कुछ छीन गया है, जीने की कोई वजह नहीं बची है, उसके अंदर अभी सिर्फ और सिर्फ नफरत होगी, जो कि बदले की प्यास के लिए तड़प रही होगी। अब देखने में मजा आएगा कि जस्टिस का हीरो अब क्या करता है। इसके अगले सीन में हम सेगी को एक जगह पर बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ देखते हैं। वहाँ पर एक आदमी उससे कह रहा था कि टैटू के अंदर जो मॉन्स्टर होता है उसे सोर्स कहते हैं, और जब हम उसे ट्रिगर करने के लिए वो चीज देते हैं तो वो हमें उसकी एबिलिटी यूज करने देता है। लेकिन जब भी कोई उस पावर का इस्तेमाल करता है तो उससे उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय होती रहती है, जब तक कि वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता। जब भी कोई अपनी सोल की बजाय पावर मांगता है तो टैटू उसे कंज्यूम कर लेता है। लेकिन ब्लड इसे कंट्रोल करना चाहता था, इससे पहले कि सोर्स उसे कंज्यूम कर पाता। तभी हम देखते हैं कि यह सब वही साइंटिस्ट बता रहा होता है जिसने सेगी को टैटू दिया था और ब्लड के साथ काम कर रहा था। फिर आगे वो सेगी से कहता है कि ब्लड ने मुझे तुम्हें संभालने की जिम्मेदारी दी है, लेकिन तुम अभी अपनी कमजोरी की वजह से भटक गए हो। तुम्हें इस दुनिया में लाने का जिम्मेदार मैं था, इसीलिए मुझे इसकी भरपाई करने की अब इजाजत दो। तभी वहाँ पर ब्लूइजी आकर उसके पीछे गन रख देती है और कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर मिलोगे। जिस पर साइंटिस्ट कहता है कि सुनो, देखो मैं ब्लड की आखिरी इच्छा पूरी कर रहा हूँ। जब वो जिंदा था तो उसे जापान में मैंने ही सपोर्ट किया था, और इसीलिए अब जब वो चला गया है तो मैं उसकी अधूरी इच्छा को पूरी करूंगा, और इसीलिए तुम दोनों भी मेरे ऊपर यकीन करो और मेरे साथ चलो। ये सुनते ही ब्लूइजी उससे पूछती है आखिरी इच्छा, ब्लड की आखिरी इच्छा क्या थी? जिस पर साइंटिस्ट कहता है कि वो दुनिया से सभी टैटूज को खत्म करना चाहता था। और तभी ब्लूइजी को वही वाली बात याद आ जाती है जब ब्लूइजी ने कहा था कि मुझे टैटू से सख्त नफरत है। फिर आगे वो साइंटिस्ट उन्हें अपने साथ लैब में लेकर आता है और बताता है कि टैटूज के अंदर खुद का विल होता है और उसी को सोर्स कहते हैं। ब्लड के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने टैटू का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल कर दिया था। यह सुनकर सेगी कहता है कि अब समझा, इसका मतलब ये मेरे साथ भी होने वाला है। जिस पर साइंटिस्ट कहता है कि तुम्हें अभी मेंटली स्ट्रोंग बनने की जरूरत है। यह सुनते ही सेगी फ्रस्ट्रेशन में गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरे स्ट्रोंग होने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं बदलेगा। क्या ब्लड और ताउका वापस से जिंदा हो जाएंगे? क्या ब्लूइजी का कटा हुआ हाथ वापस से आ जाएगा? जिस पर साइंटिस्ट कहता है कि तुम्हें इस फाइट से तो पता चल ही गया होगा कि तुम कितने कमजोर, बेवकूफ और नासमझ हो, और इसीलिए तुम्हें आगे अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हारे अंदर अभी ब्लड का एक हिस्सा है और इसीलिए चलो मैं तुम्हें उसकी मेमोरीज दिखाऊंगा, क्योंकि वो मेमोरीज उसका पास्ट है और तुम्हारा फ्यूचर। फिर आगे सेगी ब्लड की मेमोरीज को देखता है जहाँ पर ब्लड बहरमैन को ज्वाइन करने के लिए शेरनी के साथ फाइट कर रहा होता है, और उसने यूएस आर्मी के टॉप सीक्रेट्स भी किंगडम को दे दिए थे। और ये देखने के बाद आर्यभट्टा उसे बहरमैन में शामिल कर लेती है और बहरमैन का कैप्टन अजीता आकर उसे वेलकम करता है। और तभी बहरमैन का एक और मेंबर आकर ब्लड से हाथ मिलाता है और कहता है कि मेरा नाम वर्मा है। तभी वहाँ पर प्रिंसेस आर्यभट्टा आ जाती हैं और उससे कहती हैं कि आज से तुम बहरमैन के मेंबर हुए और तुम ट्रिगरलेस टैटू का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये टैटू बहुत ही ज्यादा कीमती है, इसीलिए अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो फिर तो मैं तुम्हारी जान लेकर भी इस टैटू को वापस हासिल कर लूंगी। ये सब होने के बाद ब्लड प्लानिंग करता है कि कैसे वो टैटू को तबाह कर सकता है, और वहाँ उसे फिर किंगडम के अंदर समसारा नाम की जगह के बारे में पता चलता है, लेकिन वहाँ पर जाना बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद जब वो दूर से समसारा पर नजर रख रहा होता है तभी उसे वहाँ पर वर्मा भी दिखता है। उसे देखते ही वो उसे पकड़कर नीचे गिरा देता है और उसके यहाँ आने की वजह पूछता है, जिस पर वर्मा जवाब देता है कि मुझे किंग ने प्रिंसेस पर नजर रखने के लिए ऑर्डर दिया है। और फिर हमें पता चलता है कि दरअसल समसारा के अंदर टैटूज के बारे में रिसर्च होता है और यहाँ पर प्रिंसेस आर्यभट्टा ने कब्जा कर लिया होता है।
और यहाँ पर कोई गार्ड्स वगैरह नहीं है, लेकिन समसारा का सिर्फ एक ही गार्डियन है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और उन पर अटैक करने लगती है और उसे देखते ही ब्लड वर्मा को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। पर तभी वो लड़की बहुत बदमाश थी, वो वर्मा पर एक अटैक करके उसे वहाँ से बहुत दूर फेंक देती है और इससे उसका एक हाथ भी टूट जाता है। मगर वो भी बदमाश नंबर 1 है, क्योंकि वो अपने टैटू की पावर से पूरी तरीके से हील हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वर्मा ब्लड को किंग के सामने ले जाता है और किंग से कहता है कि अगर हम ब्लड के साथ काम करें तो प्रिंसेस की चाल को रोक सकते हैं, और इस पर किंग भी मान जाता है। इसके बाद अगले सीन में आर्यभट्टा ब्लड को शेरनी के साथ मिलकर उनके फर्स्ट रूइन को गार्ड करने का ऑर्डर देती है और कहती है कि जो भी सामने आए उसे काट देना। फिर आगे जब वो एक यूएस सोल्जर को पकड़ लेता है तो कहता है कि हम इसे प्रिजनर बनाकर रख सकते हैं, जिस पर शेरनी कहती है कि शायद तुम्हें याद नहीं है, उसे मारने का ऑर्डर दिया गया है। ओह अच्छा, अब मैं समझी। लगता है कि तुम अपने यूएस आर्मी के दोस्तों को मार नहीं सकते हो, है ना? यह सुनकर ब्लड कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस ये मेरी पॉलिसी है कि मैं किसी की भी जान नहीं लूंगा। जिस पर शेरनी एक स्माइल करती है और कहती है कि ठीक है तुम मत लो, लेकिन मुझे तो प्रिंसेस की बात को फॉलो करना पड़ेगा ना। और इतना कहते ही वो उस सोल्जर के टुकड़े टुकड़े कर देती है। फिर आगे हम देखते हैं कि इसी तरीके से ब्लड अपना रिसर्च जारी रखता है और फिर एक रात वो और वर्मा समसारा के अंदर घुसने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद ब्लड उस गार्डियन लड़की से फाइट करता है, जहां वो उस लड़की को बेहोश करने की कोशिश करता है पर उसका कोई असर नहीं होता। फिर आगे फाइट के दौरान जैसे ही ब्लड को उसके ट्रिगर के बारे में पता चलता है तो वो अपने टैटू से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और तभी वर्मा अपनी एबिलिटी से उस लड़की के पीछे एक बैरियर बना देता है, जिससे वो लड़की वहीं पर फंस जाती है और फिर वो ब्लड के अटैक से बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो दोनों एक रूम के अंदर पहुंचते हैं, जहां उन्हें देखते ही एक लड़की उनका वेलकम करती है और कहती है कि मेरा नाम कुजुली है और मैं आर्यभट्टा की बड़ी बहन हूँ। ये सुनकर वर्मा उससे पूछता है कि इसका मतलब क्या तुम भी एक प्रिंसेस हो? तो कुजुली जवाब देती है कि बिल्कुल भी नहीं, वो तो सिर्फ आर्यभट्टा ही है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी 2 लड़कियां होती हैं जो कि गेम खेल रही होती हैं। इसके बाद कुजुली उन्हें एक रूम में लेकर आती है और बताती है कि हम सब इसी रूम में बनते हैं और यही हमारी दुनिया है। फिर आगे कुजुली उन्हें बताती है कि किंगडम के अंदर रूइंस मिलने के 35 साल बाद किंग को उसकी असली ताकत का एहसास हो गया था और वो इस दुनिया को अपनी मर्जी से बदलना चाहता था। लेकिन दिक्कत ये थी कि उन रूइंस को जहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है उस जगह पर पहुँचना नामुमकिन था और बस फिर इसी वजह से हम सिस्टर्स को बनाया गया है और हम में से आर्यभट्टा सबसे परफेक्ट है। यह सब सुनने के बाद वर्मा पूछता है कि तुम ये सब हमें क्यों बता रही हो, हम तो आर्यभट्टा के दुश्मन हैं। जिस पर कुजुली कहती है कि दरअसल मैं इंसानों से इतनी नफरत नहीं करती हूँ जितना आर्यभट्टा करती है और इसीलिए कहीं ना कहीं मैं भी उसे रोकना चाहती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि आर्यभट्टा के साइड में हैं। और तभी कुछ और लड़कियां उन पर अटैक कर देती हैं, मगर कुजुली उन सबको पकड़ लेती है। फिर कुछ देर बाद शेरनी कॉल करके पूछती है कि क्या वहाँ पर सब ठीक है, जिस पर कुजुली कहती है कि हाँ सब ठीक है। मगर तभी एक दूसरी खेमड़ी लड़की जोर से चिल्लाते हुए ब्लड और वर्मा के बारे में बता देती है, जिसके बाद तो ब्लड वहाँ से जितना जल्दी हो सके दौड़ लगाकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन शेरनी वर्मा को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देती है। फिर आगे हम देखते हैं कि जब ब्लड और वर्मा वहाँ पर थे ना, तो उन्हें एक लड़की बता रही थी कि आर्यभट्टा का मकसद सिर्फ किंग से बदला लेने का नहीं है, बल्कि इस पूरी दुनिया को बदलने का है। किंग ने हम सिस्टर्स को बनाने के लिए हजार लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। जिंदा होते हुए भी उनके बॉडी पार्ट्स को बाहर निकाला जाता है और जवान लड़कियों को जबरदस्ती प्रेग्नेंट किया जाता था, और वो ये सब इसलिए करते थे ताकि आखिर में उन्हें आर्यभट्टा नाम का टूल मिल सके। इसके बाद ब्लड वर्मा को लेकर किंग के सामने आ जाता है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि अभी जो कुछ भी हो रहा है उन सब में तुम्हारी गलती है। जो सुनकर किंग कहता है कि मैंने आर्यभट्टा को एक टूल की तरह नहीं बल्कि एक बेटी की तरह पाला है और यही मेरी गलती है।
क्योंकि इसी वजह से आज वो इतनी पावरफुल बन गई हैं। लेकिन मुझे अपने देश के लोगों को बचाना होगा। इतना कहते से वो ब्लड को एक अंडरग्राउंड सुरंग के रास्ते पर ले जाता है और कहता है कि तुम इस रास्ते से बाहर भाग सकते हो, यहाँ से भाग जाओ और सब लोगों को आर्यभट्टा का प्लान बता दो। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस देश और इसके लोगों की जान बचा लो। और इसके बाद ब्लड किसी तरह से वहाँ से बचकर भाग जाता है। आगे उसके जाने के बाद जब आर्यभट्टा को इसके बारे में पता चलता है तो वो शेरनी से कहती है कि उसे ढूंढो, अभी के अभी ढूंढो, मुझे सिर्फ वो टैटू वापस चाहिए, इसलिए जो भी करना पड़े वो करो। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि ब्लड समंदर में एक शिप को पकड़ लेता है और पीछे मुड़कर कहता है कि आर्यभट्टा, मैं तुम्हारे सपनों को कभी पूरा नहीं होने दूंगा। और बस इसी के साथ ब्लड की मेमोरीज यहीं पर खत्म होती हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि ब्लड सेगी के सामने खड़ा होता है और उससे कहता है कि मैं आखिर तक एक कमजोर आदमी बनकर रह गया, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन फिर सेगी अपनी आंखें नीचे कर कर कहने लगता है, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं ये नहीं कर पाऊंगा। जो काम तुम नहीं कर पाए वो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं तो ताउका को भी नहीं बचा पाया। जिस पर ब्लड कहता है कि मेरे ऊपर पहले सिर्फ ब्लूइजी का भरोसा था, लेकिन अब कुजुली, वर्मा और तो और किंग का भरोसा भी मेरे ऊपर है। देखो, मेरे अकेले के लिए ये बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं फाइट करने के लिए तैयार हूँ। अभी मेरा फ्यूचर सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। और फिर ये सुनने के बाद सेगी उससे हाथ मिला लेता है और ये सीन यहीं पर कट होता है। फिर अगले सीन में हम 1 साल बाद की स्टोरी देखते हैं, जहां सेगी और ब्लूइजी एक जंगल के अंदर फिशिंग कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि सेगी अब पहले से काफी लंबा बन चुका होता है। इसके बाद रात को हम देखते हैं कि सब लोग आपस में ट्रेनिंग कर रहे थे और सेगी के ऊपर अटैक कर रहे थे। वैसे जो ब्लूइजी का एक हाथ जो पहले टूट गया था ना, अब वो उसकी जगह पर एक आर्टिफिशियल हाथ का इस्तेमाल कर रही थी। खैर, आगे जब ब्लूइजी सेगी के ऊपर फायर कर रही थी तो वो अचानक से उसके पीछे आकर उस पर फायर कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन तभी पीछे से एक और आदमी उस पर अटैक करने के लिए आगे आता है, जिसको भी वो बड़ी आसानी से नीचे पटक देता है। और तो और टॉम पर भी एक नाइफ से अटैक करके उसे भी वहीं का वहीं हरा देता है। फिर आगे सब लोग सेगी से कहते हैं कि तुम सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हो, तुमने इतने कम टाइम में इतना सब कुछ कैसे सीखा? जिस पर सेगी कहता है कि मैं बस किसी तरह सारी चीजों को अपनी आंखों के सामने देख सकता हूँ। तभी ब्लूइजी को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि किंगडम को उनके छुपने की जगह का पता लग चुका है। जो सुनकर ब्लूइजी कहती है कि ठीक है, अब जब उन्हें हमारी लोकेशन का पता लग ही चुका है तो हम हेडक्वार्टर्स लौट जाएंगे। तभी सेगी ब्लूइजी को एक डिस्क देता है और कहता है कि लगता है कि वो लोग हमें ये देना चाहते थे। आगे जब वो लोग उस डिस्क को प्ले करते हैं तो उसमें आर्यभट्टा एक स्विमिंग सूट पहनकर बीच में आराम कर रही होती है और सेगी का नाम लेकर कहती है कि देखो, टाइम कितना जल्दी निकलता है यार, हमें मिले हुए 1 साल हो गया है। क्या तुम ठीक हो मेरी जान? वैसे मैं बहुत जल्द ही ग्रैंड कैनियन में आने वाली हूँ, इसलिए क्यों ना तुम आकर मेरी मदद करो। चलो तो फिर मेरे प्यारे दुश्मन, वहीं पर मिलते हैं। तभी कैमरा दूसरी तरफ मूव होता है, जहां उन लोगों ने लीजा को बंदी बनाकर रखा हुआ था। डिस्क के खत्म होने के बाद ब्लूइजी कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपनी दोस्तों को बचाने के लिए जरूर जाऊंगी। मगर तभी वो साइंटिस्ट उसे जाने से मना कर देता है। ये सुनकर सेगी उसे कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, अगर हम अभी नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? जिस पर साइंटिस्ट कहता है कि मैंने तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं बनाया है कि तुम प्रिंसेस से जाके लड़ सको। तुम्हें तभी जाना है जब प्रिंसेस रूइंस को एक्टिवेट करेगी। उस वक्त मैं तुम्हारे अंदर एक वायरस डाल दूंगा जो कि एक की होगी और उसकी मदद से तुम रूइंस को तबाह कर देना। तभी ब्लूइजी साइंटिस्ट की तरफ गन रखकर कहती है कि अभी अगर यहाँ पर ब्लड होता ना तो वो लीजा को बचाने जरूर जाता, और उसके लिए मैं आपसे वादा भी करती हूँ कि मैं सेगी को वापस जिंदा ले आऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना देना पड़े। और इस बात पर बाकी सभी लोग भी सहमत होते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सब लोग अभी उस जगह पर पहुंच गए थे और यूएस आर्मी ने वहां पर बहुत टाइट सिक्योरिटी रखी थी। तभी कर्नल स्क्रीन पर दूर खड़े एक आदमी को देखते हैं जो कि अचानक से एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर तो उसे देखते ही सब उसके ऊपर मिसाइल से अटैक करने लगते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ किंगडम के कुछ और लोग बाकी सोल्जर्स के ऊपर अटैक करके उन्हें बड़ी बेरहमी से मार दे रहे थे और ये सब सेगी और उसके साथी दूर से देख रहे थे। तभी तामाकी कहता है कि तुम टॉम के साथ रूइन के अंदर जाओ,
हम इन लोगों को सबक सिखाने के बाद अंदर आएंगे। और इसके बाद वो लोग वहाँ से अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि तामाकी के सामने एक लड़की आती है, जहाँ तामाकी उस पर अटैक करने वाला होता है कि तभी एक दूसरा आदमी पीछे से तामाकी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तामाकी ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली होती हैं, वो उसे वहीं पर मार देता है। तो वहीं इस तरफ ब्लूइजी के ऊपर एक दूसरी लड़की अटैक कर देती है और उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन ब्लूइजी उसे पहचान लेती है कि वो तो लीजा है। आगे लीजा उस पर लगातार अटैक करके उसके नाइफ को दूर फेंक देती है और उस पर अटैक करने वाली होती है कि ब्लूइजी भी फिर उसे एक किक मारकर दूर कर देती है। तो वहीं दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर सारे हेलीकॉप्टर्स को बड़ी आसानी से तोड़ दे रहा था और उसे देखकर कर्नल और बाकी सभी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो करे क्या अब। और तभी अचानक से कर्नल के पास खड़ा एक आदमी वहीं पर नीचे गिर जाता है और जब कर्नल पीछे मुड़कर देखता है तो ये शेरनी होती है जो उस पर दोबारा से अटैक कर देती है। फिर आगे शेरनी उसे मारने वाली होती है कि आर्यभट्टा आकर उसे रोक लेती है और कहती है कि अरे यार इसे मत मारो यार, बिना जोकर के किसी भी मूवी में मजा नहीं आता है। दूसरी तरफ सेगी और टॉम रूइंस को ढूंढते हुए एक जगह पर पहुंचते हैं, जहां टॉम कहता है कि यहाँ से ठीक 200 मीटर नीचे ही एक अंडरग्राउंड केव है। यह सुनकर सेगी अपने टैटू की पावर से वहाँ पर एक होल बनाकर उसमें कूद जाता है, लेकिन जैसे वो उस होल से बाहर निकलता है तो सामने शेरनी खड़ी हुई थी जो कि उसे देखते ही उस पर अटैक कर देती है, मगर सेगी भी वहाँ से एकदम हटकर बच जाता है। इसके बाद वो उस पर दोबारा अटैक करने जाती है तो सेगी वॉइड का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर उसका वॉइड वहाँ पर एक्टिवेट ही नहीं हो रहा होता है। फिर सेगी उससे पूछता है कि क्या प्रिंसेस अभी उस रूइन के अंदर है? अगर है तो मैं उसे ये रूइन तोड़कर बाहर निकालूंगा। जिस पर शेरनी कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे होते हुए ये सब कर सकते हो? वैसे मैं दिखावा तो नहीं करना चाहती, लेकिन ब्लड मुझे ब्रह्मैन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बुलाता था। ये सुनकर सेगी जवाब देता है कि पिछली बार भी ब्लड और मैंने तुम्हें मिलकर हराया था और इस बार भी ब्लड मेरे ही अंदर है, इसलिए मैं भी दिखावा तो नहीं करना चाहता, पर अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो प्लीज मेरे प्यार में मत पड़ जाना। अब अगले सीन में तामाकी किंगडम की उस लड़की से फाइट करके उसे दूर फेंक देता है और उनकी फाइट फिर ऐसी आगे चलती रहती है। तो वहीं दूसरी तरफ ब्लूइजी लीजा से फाइट कर रही थी, जिसकी बॉडी लिली कंट्रोल कर रही होती है। यहाँ पर साथ ही में ब्लूइजी पर वो दूसरा आदमी भी अटैक कर रहा होता है जो कि लिली के साथ में होता है। आगे वो आदमी ब्लूइजी पर वायर से अटैक कर देता है, लेकिन ब्लूइजी भी इसके जवाब में उसके वायर्स को तोड़कर उसमें से निकल जाती है, मगर तभी वो आदमी उसके पैरों के नीचे से वायर खींचकर उसे नीचे गिरा देता है और इस मौके का फायदा उठाकर लीजा उस पर अटैक कर देती है। आगे फिर वो दोबारा उस पर खतरनाक अटैक करने वाले होते हैं कि ब्लूइजी के दो साथी आकर उसे बचा लेते हैं। ब्लूइजी उन्हें देखकर कहती है कि मैं लीजा को संभाल लूंगी, तुम दोनों उस आदमी को संभाल लो। इसके बाद ब्लूइजी लीजा की तरफ अटैक करते हुए कहती है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं लीजा को देखकर उस पर अटैक नहीं करूंगी तो तुम गलत हो। इतना कहकर वो लीजा के एकदम पास आ जाती है और उसके वेपन को अपने पैरों के नीचे दबाकर उसे एक बहुत जोर का पंच करती है और इससे होता यह है कि लिली सीधा उसकी बॉडी से बाहर जाकर गिरती है। तो वहीं दूसरी तरफ वो आदमी लॉरेंस को अपनी वायर में पकड़ लेता है और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। आगे वो टोनी पर भी अटैक करने वाला होता है कि ब्लूइजी आकर उसे बचा लेती है और उस आदमी पर एक गोली चला देती है और जैसे ही उस आदमी को वो गोली लगती है वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है, जिस पर ब्लूइजी कहती है कि इसके अंदर स्नेक्स का वेनम है और इतना कहकर वो उस आदमी को एक किक मारकर नीचे गिरा देती है। इसके बाद हम तामाकी को देखते हैं जिसने उस लड़की को बुरी तरीके से हरा दिया होता है, लेकिन फिर वो लड़की एक पत्थर के पास जाकर अपने चारों तरफ कांटे निकाल लेती है और कहती है कि अगर दम है तो अब मेरे पास आकर दिखाओ। तामाकी उसकी बात मानकर उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है, लेकिन उसी वक्त ब्लूइजी उस आदमी को उन कांटों की तरफ फेंक देती है और जैसी वो फेंकती है वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। हाँ, लेकिन तामाकी उससे बचकर निकल जाता है। वहीं इस तरफ हम देखते हैं कि सेगी शेरनी से फाइट कर रहा होता है। सेगी का निशाना उसके चेस्ट पर अटैक करने का होता है, लेकिन शेरनी उसके अटैक से बचते हुए सेगी को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देती है। लेकिन यहाँ पर सेगी ब्लड की एबिलिटी
एबिलिटी से अपने आप को हील कर लेता है। आगे शेरनी अचानक से उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि प्रिंसेस एक गॉड बनना चाहती है, इसीलिए वो इंसान बनना छोड़ देगी। ये सुनकर सेगी शेरनी की वेपन को पकड़कर उसे छीन लेता है और कहता है कि मैं उसे कभी ऐसा नहीं करने दूंगा। इसके बाद अब शेरनी सीरियस हो जाती है और एक आखिरी अटैक से सेगी को मारने का प्लान करते हुए अपने टैटू को एक्टिवेट कर देती है। अब सेगी ये देखकर सोचता है कि अभी मैं उसके थोड़ा सा भी नजदीक गया तो वो मेरे ऊपर नीचे से अटैक कर देगी। लेकिन तभी ब्लड सेगी के अंदर से उससे कहता है कि तुम स्ट्रोंग हो, मुझसे भी स्ट्रोंग और शेरनी से भी बहुत ज्यादा स्ट्रोंग। बस इतना सुनते से ही तो सेगी आगे बढ़ जाता है और शेरनी के अटैक को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद शेरनी उसके पैरों पर अटैक करके उसके सर पर मारने वाली होती है कि सेगी उसके चेस्ट पर अटैक करके उसे वहीं हरा देता है। लेकिन जैसे ही वो उसको हराता है, आर्यभट्टा रुइंस को तोड़कर उसमें से बाहर निकलती है और कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम सच में शेरनी को हरा पाओगे। इधर आर्यभट्टा को देखते ही सेगी बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम चाहे मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ मैं ही हराऊंगा। जिस पर आर्यभट्टा कहती है, अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा खेल ही लेती हूँ। जिसके बाद आर्यभट्टा लगातार उस पर अटैक करने लगती है, जिससे सेगी खतरनाक इंजर्ड तो हो जाता है पर वो ब्लड की एबिलिटी से हील कर लेता है। फिर सेगी कहता है कि मैं अपनी वॉइड एबिलिटी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। जिस पर आर्यभट्टा कहती है कि तुम अभी नफरत और गुस्से में डूब चुके हो और अपना रास्ता खो चुके हो, तुम मुझे ऐसे कभी नहीं हरा पाओगे। और इतना कहती आर्यभट्टा अपनी पावर से पूरी जगह पर कंट्रोल कर लेती है और सेगी को अपने हाथ से कुचलने वाली होती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और बाहर ब्लूइजी और तामाकी टॉम के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि रुइन के अंदर जाने का रास्ता तो अब बंद हो चुका है। तभी ऊपर जो मॉन्स्टर उड़ रहा होता है उस पर एक मिसाइल आकर लगती है, जिस पर वो मॉन्स्टर मरने वाला होता है कि फिर वो एक बहुत बड़े बॉल में ट्रांसफॉर्म होकर जमीन में घुस जाता है, जिससे वहाँ की जमीन तबाह हो जाती है। और फिर इसके बाद वो मॉन्स्टर मारा जाता है। और फिर इसके बाद तो क्या, ब्लूइजी और बाकी सब सेगी की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। इस तरफ सेगी किसी तरह आर्यभट्टा के अटैक से बच रहा होता है, लेकिन तभी ना उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है क्योंकि उसने अपने टैटू का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था। और तभी आर्यभट्टा उसके नीचे से जमीन को गायब करके उसे नीचे गिरा देती है और एक पंच मारकर कहती है कि तुम्हारे साथ वो साइंटिस्ट है ना, उसे भी अच्छे से पता होगा कि तुम टैटू की पावर का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, इसीलिए शायद उसका इरादा मुझे हराने का नहीं बल्कि तुम्हें मेरे हाथों मरवाने का था, जिस वजह से उसने तुम्हारी बॉडी में पॉइजन भर दिया है। लेकिन तभी ब्लूइजी और बाकी सभी वहाँ पर पहुंचकर सेगी को वहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर लेकिन अब सेगी खुद को हील नहीं कर पा रहा था और ये देखकर ब्लूइजी उसे और फाइट करने से मना करती है। लेकिन सेगी यहाँ पर जिद करने लगता है और कहता है कि मुझे उसे मारना ही होगा, मुझे ताउका का बदला लेना ही पड़ेगा। ये सुनने के बाद ब्लूइजी और तामाकी टॉम को सेगी को यहाँ से लेकर जाने के लिए कहते हैं और वो दोनों आर्यभट्टा से फाइट करने का डिसाइड करते हैं। फिर आगे जब आर्यभट्टा ब्लूइजी पर अटैक करती है तो वो अपने पास के एयर डेंसिटी को बदलकर उसके अटैक का डायरेक्शन बदल देती है। इसके बाद ब्लूइजी तामाकी से कहती है कि मुझे आर्यभट्टा की तरफ फेंक दो, लेकिन जब ब्लूइजी उसके पास पहुँचती है तो आर्यभट्टा उसके अटैक को ब्लॉक करके उस पर उल्टा अटैक कर देती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्यभट्टा के इस खतरनाक अटैक से ब्लूइजी का सिर्फ आर्टिफिशियल हाथ ही टूटा था, जिसके बाद वो आर्यभट्टा को एक किक मारकर नीचे गिरा देती है। अब लात खाने के बाद तो आर्यभट्टा बहुत गुस्सा जाती है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका करती है और धमाका करने के बाद आर्यभट्टा वहाँ से हवा में उड़ते हुए ऊपर आती है। और तभी हम देखते हैं कि सेगी जो टॉम और कर्नल के साथ हेलीकॉप्टर में था वो वहाँ से ब्लूइजी को बचाने के लिए नीचे कूद जाता है और फिर वो उसे बीच हवा में पकड़कर कहता है कि अब मैं किसी और को नहीं खोना चाहता हूँ। वहीं इस तरफ आर्यभट्टा अभी एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उन दोनों को निगल लेती है, मगर तभी साइंटिस्ट एक स्विच ऑन करता है जिससे सेगी भी एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर साइंटिस्ट मन में कहता है कि प्रिंसेस, तुमने ना दो बहुत बड़ी गलती कर दी है।
पहली गलती तो तुमने ये सोचकर करी थी कि सोर्स सिर्फ अपने सील्ड के सोल को ही कंज्यूम करते हैं, और दूसरी गलती तुमने उसे किस करके उसके साथ लिंक बनाकर की थी, जो कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। जब हम एक ऐसे मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हो जिसके बारे में हमें कुछ भी पता ना हो, उस वक्त उसका सामना दूसरा मॉन्स्टर बनकर ही करना चाहिए। इसके बाद सेगी और आर्यभट्टा दोनों अपने मॉन्स्टर फॉर्म में फाइट करने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही आर्यभट्टा सेगी को नीचे गिराकर उसे लगातार पंच करने लगती हैं। तभी दूसरे हेलीकॉप्टर्स भी आर्यभट्टा पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके बुलेट से उसका बाल भी बाका नहीं हो रहा था। यह देखकर टॉम सेगी से चिल्लाकर कहता है कि अभी हमें प्रिंसेस से सिर्फ तुम ही बचा सकते हो, प्लीज हमें बचा लो। लेकिन यह सुनने के बाद भी सेगी पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी टॉम दोबारा से चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज इस दुनिया के 7 बिलियन इंसानों को बचाकर जस्टिस की रक्षा करो। और बस यह सुनते ही सेगी जाग जाता है और वहाँ से उठकर आर्यभट्टा को एक खतरनाक पंच मारता है। और उसी वक्त हम ब्लूइजी को देखते हैं, जो कि अपनी आंखें खोलते ही सामने ब्लड को देखती है। वो उसको देखते ही उसको हग करके रोने लगती है। फिर ब्लड कहता है कि सेगी की आंखें खोलने के लिए शुक्रिया, यह सब अब बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद सेगी अब अपने पुराने होश में आ जाता है और आर्यभट्टा की तरफ आगे बढ़कर उस पर अटैक करने लगता है, जिसका आर्यभट्टा कोई जवाब नहीं दे पाती। और ये देखकर साइंटिस्ट कहता है कि भले ही अभी उन दोनों की पावर सेम लेवल पर है, लेकिन प्रिंसेस के पास मार्शल आर्ट में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो कि सेगी के पास है, और इसीलिए उसे अब ये फाइट बहुत महंगी पड़ने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेगी उसे मारकर नीचे गिरा देता है और उसके मुंह में हाथ डालकर आर्यभट्टा को बाहर निकाल लेता है। और इसके बाद वो फिर से अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर आर्यभट्टा पर अटैक करके उसे खत्म करने वाला होता है कि आर्यभट्टा वहाँ से गायब हो जाती है। और ये देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और जश्न मनाने लगते हैं कि अरे वाह, प्रिंसेस तो डर के मारे दुम दबाकर भाग गई है। वो भी भाग गई और अब हम भी भागते हैं, क्योंकि ये एपिसोड, ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है।